हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जैस्मिन एंड आई एम इन सीए फाइनल। आई होप आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी ऑन एसए 500 एंड 501। तो चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। एसए 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसएस। ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक तो रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, चाहे फ्रॉड चाहे एरर के थ्रू हो, और वो अपना ओपिनियन उस पर एक्सप्रेस कर पाए। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो एप्लोक जो उनके ऊपर अप्रोप्रिएट एफआरएफ एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग वो बनी हूँ। दूसरा, उसे रिपोर्ट करना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, अपना ओपिनियन देना पड़ता है और कम्युनिकेट करना पड़ता है अपनी रिपोर्ट को टू पोटेंशियल यूजर्स एज पर द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स। अब जब उसे उस कुछ केसेस में जहां पे ऑडिटर को रीजनेबल एश्योरेंस भी नहीं ऑब्टेन हो रहा, ही कैन नॉट ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस, तो ऑडिटर को क्वालिफाइड ओपिनियन देना होगा। और जिन केसेस में क्वालिफाइड ओपिनियन भी इनसफिशिएंट है तो उस केस में ऑडिटर विल डिस्क्लेम द ओपिनियन या फिर ऑडिट रिपोर्ट से वो ऑडिट एंगेजमेंट से ही विड्रॉ कर लेगा। अब हम जो स्टैंडर्ड में वेरियस टॉपिक्स कवर करेंगे वो हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड। उसमें हम देखेंगे एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है जिसके साथ ऑडिटर को कंप्लाई करना पड़ेगा, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एटीट्यूड क्या है जो उसे थ्रू आउट द ऑडिट परफॉर्म करना पड़ेगा, प्रोफेशनल जजमेंट क्या है जो अपने नॉलेज के बेसिस पे वो लगाएगा, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस एंड ऑडिट रिस्क। उसमें के बाद हम एंड में देखेंगे कि जो ऑडिटर है उसे रेलिवेंट एसेस के अकॉर्डिंग अपनी ऑडिट को परफॉर्म करना पड़ता है, कंडक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट इन टॉपिक्स के बाद हम देखेंगे स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है, उसका जो ओपिनियंस एंड ऑल है। फिर देखेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है, एंड एट लास्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एथिकल रिक्वायरमेंट से। एथिकल रिक्वायरमेंट्स के साथ ऑडिटर को कंप्लाई करना मैंडेटरी है और इसके साथ वो उसे इंडिपेंडेंट भी होना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट बोथ ऑफ माइंड्स एंड अपीयरेंस। जो ये एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं ये इसमें मतलब क्या चीजें कवर होती है, दैट इज इशूड बाय द आईसीआई द कोड ऑफ एथिक्स। और कोड ऑफ एथिक्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है, इसका निमोनिक है ओआईपीसीसी। ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। तो ओआईपीसीसी से हम इसे इजीली याद कर सकते हैं। ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होकर क्या फायदे होंगे, एक तो वो इंटीग्रिटी मेंटेन कर सकता है अपनी ऑडिट में और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एटीट्यूड भी वो मेंटेन कर पाएगा। यानी इंडिपेंडेंट होगा अगर ऑडिटर तो उसकी जो क्वालिटी ऑफ जो ऑडिट रिपोर्ट है या जो उसका ओपिनियन है वो बहुत सही होगा। यानी उसको अनड्यू उस पे कोई इन्फ्लुएंसेस नहीं होंगे तो वो अपना ओपिनियन सही फ्रेम कर पाएगा। और इसके ऊपर गाइडेंस नोट भी है आईसीआई के ऑन इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होती है। इट इज द एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड, अलर्ट रहता है वो ऐसी सिचुएशंस के ऊपर जहां पे उसे चांसेस लगते हैं पॉसिबल मिस स्टेटमेंट होने के लिए, जहां पे उसको लगता है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है वहां पे पॉसिबल मिस स्टेटमेंट हो सकती है। और वो क्रिटिकल असेसमेंट करेगा अपने ऑडिट एविडेंसेस का, क्योंकि उसी पे उसे अपने जो ऑडिट ओपिनियन फ्रेम करना होता है। देन हम इसमें रिक्वायरमेंट देखेंगे कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड होता है। प्लानिंग परफॉर्मिंग करते टाइम ऑडिटर को मतलब एट एवरी स्टेप उसे अलर्ट रहना होगा। यानी ऐसे ही नहीं कि वो आराम से मैनेजमेंट के साथ अग्री कर जाए हर बात पे, नहीं, उसे एक कहीं भी उसे डाउट होता है तो उसे अपने प्रोसीजर्स बढ़ाने पड़ेंगे, मैनेजमेंट से और इंक्वायरीज लेनी पड़ेगी, सिर्फ मैनेजमेंट पे रिलाई नहीं करना उन पे। अगर कोई डाउट्स अराइज आते हैं तो वो अपना अलर्ट होके अपने पूरी जजमेंट लगा के और प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। यानी प्लानिंग परफॉर्मिंग टाइम पे मतलब स्केप्टिसिज्म चाहिए होती है। जब ये मेंटेन होगा तो ऑडिटर को काफी रिस्क कम हो जाएंगे। यानी जैसे कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन को वो ओवरलुक नहीं करेगा, किसी मतलब ऑब्जर्वेशन जो उसे मिली ऑडिट के दौरान तो जब वो कंक्लूजन बनाएगा उसे हल्के में नहीं लेगा, यानी उनका इम्पैक्ट देखेगा अपने ओपिनियन पे कि वो यूजर्स को कैसे अफेक्ट कर सकती हैं वो चीजें। और एनटीई की कभी वो इनअप्रोप्रिएट एजम्पशंस नहीं लगाएगा। और जहाँ पे अलर्ट होना है वो सिचुएशंस कैसी होंगी, जैसे जहाँ पे कोई ऑडिट एविडेंस कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो वहां पे ऑडिटर को अलर्ट होना पड़ेगा। अगर उसे रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस पे शक है, क्वेश्चंस है, तो वहां पे अलर्ट होगा। अगर कोई ऐसी सिचुएशंस है जो पॉसिबल फ्रॉड इंडिकेट कर रही हैं, ऑडिट प्रोसीजर्स कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस जो ऑडिटर को टर्म कर रही है, रिक्वायर कर रही है कि उसे एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे अदर देन दोज जो उसमें स्टैंडर्ड्स में प्रोवाइड कर रखे हैं, तो उन केसेस में ऑडिटर को अलर्ट होना पड़ेगा। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे प्रोफेशनल जजमेंट। प्रोफेशनल जजमेंट को लर्न करने की जैसे टेक ट्रेनिंग
एक्सपीरियंस एंड नॉलेज जो ऑडिटर को मिलता है ऑडिटिंग अकाउंटिंग और प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड से उसको अप्लाई करना ऑडिटर को, मतलब अपनी ऑडिट एंगेजमेंट में उसे अप्लाई करना, ताकि वो इन्फॉर्म डिसीजंस बना पाए कोर्सेज ऑफ एक्शन को लेके अपनी ऑडिट एंगेजमेंट में। इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पे होती है? एवरी स्टेप ऑफ द ऑडिट हमें प्रोफेशनल जजमेंट ऑडिटर को लगानी ही पड़ती है। प्लानिंग परफॉर्मिंग करते टाइम ऑडिट की ये डिपेंड किस पे करती है? जो चीजें ऑडिटर को पता है, नॉन टू द ऑडिटर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, उस पर डिपेंड करती है ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट। वो तभी उन सारे फैक्ट्स को कंसीडर करते हुए ही अपना जजमेंट बनाएगा। और थ्रू आउट द ऑडिट ये करनी पड़ती है। और इम्पोर्टेंट एरियाज जहाँ पे प्रोफेशनल जजमेंट लगानी ही पड़ती है ऑडिटर को, वो एरियाज क्या है? मटीरियलिटी और ऑडिट रिस्क डिसाइड करते टाइम, एनटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करते टाइम भी कितनी उसे लगाने हैं, कि उसको अगर रिस्क कम लग रहे हैं तो चलो इस एजर्शन को हम थोड़ा इस पे कम टाइम लगा के इसको चेक कर लेते हैं। ये सब चीजें डिसाइड करते हैं। जो वो ऑडिट प्रोसीजर लगा रहा है तो वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट है या नहीं। मैनेजमेंट की जजमेंट को इवेल्युएट करते टाइम, जो मैनेजमेंट ने जजमेंट्स लगा रखे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में और अपने कंक्लूजन्स बनाने में, अपने जो उसने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हुए हैं उसके ऊपर। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड ऑडिट रिस्क। ऑडिटर को रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने के लिए जो ऑडिट रिस्क है उसे एक्सेप्टेबली लो लेवल तक लेके आना पड़ता है, मतलब यानी रिड्यूस करना पड़ता है, और ऑब्टेन करते हैं सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। और जो रीजनेबल एश्योरेंस होता है, दिस इज द हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस एंड नॉट द एब्सोल्यूट एश्योरेंस। सफिशिएंसी अप्रोप्रिएटनेस हम देखते हैं क्वांटिटी क्वालिटी की फॉर्म में। ऑडिट रिस्क का क्या मतलब होता है? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्चुअली में मिसस्टेटेड थी पर ऑडिटर का जो ओपिनियन है दैट इज इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि जो ऑडिट रिस्क है वो फंक्शन होता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का और डिटेक्शन रिस्क का। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में दोनों जैसे इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क कवर होते हैं, और डिटेक्शन रिस्क यानी सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लगा के भी जब ऑडिटर जो गलतियां हैं मिसस्टेटमेंट है उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। अब जो ऑडिटर है उसे अपनी ऑडिट परफॉर्म करनी पड़ेगी इन अकॉर्डेंस विद एसए, यानी उसे कंप्लाई करना पड़ेगा सिर्फ उन्हीं स्टैंडर्ड्स के साथ जो उसकी ऑडिट के लिए रेलिवेंट है। यानी उसे कंप्लाई करना पड़ेगा जो भी उसमें एसए में बातें कही गई हैं, रिक्वायरमेंट्स कही गई हैं, उन सब से। अब रेलिवेंसी होना किसी स्टैंडर्ड की वो क्या होता है? जब वो एसए इफेक्ट में हो और जो उस एसए में सर्कमस्टांसेस या रिक्वायरमेंट्स कही गई हैं वो हमारी जो ऑडिट है उसमें एग्जिस्ट करती हूँ। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऑडिटर को जो उसके ऊपर ऐसे रेलिवेंट है उसका एंटायर टेक्स्ट समझ आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसकी। वो तब तक ऑडिट रिपोर्ट में अब ये रिप्रेजेंट ये बात नहीं कहेगा जब तक उसने सच में उनसे कंप्लाई किया गया है या नहीं। और ऑब्जेक्टिव्स जो स्टेटेड है मतलब अब देखिए अब जो ऑब्जेक्टिव स्टेटेड है इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स में, तो वो ऑडिटर को क्या हेल्प करते हैं कि जब वो हर एसे के ऑब्जेक्टिव जो उसके ऊपर रेलिवेंट है वो फॉलो करता रहेगा तो इसकी हेल्प से उसे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो ऑडिट है वो अटेन हो जाएंगी। तो इसके साथ उसे इंटर रिलेशनशिप बनानी पड़ती है ऑडिटर को एसएस के साथ, यानी जो हमारे बेस स्टैंडर्ड में जो ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर जो परफॉर्म करने हैं वो तो करने ही करने हैं, लेकिन जो हर इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स में जो उसके ऊपर रिक्वायरमेंट है कि उसे ये वाले ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं इन एडिशन टू अदर्स, और साथ में जो ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने हैं, तो वो ऑब्टेन करने के साथ उस एक रिलेशनशिप इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द एसेस बनती है। फिर वो कंप्लाई करेगा रेलिवेंट रिक्वायरमेंट्स के साथ सारी जो भी है। अब जैसे हमने पहले पॉइंट में देखा, वो अगर वो उन केसेस में कंप्लाई नहीं करेगा जब वो ऐसे ही रेलिवेंट नहीं है या उसकी कोई कंडीशन रेलिवेंट नहीं है। वो कब रेलिवेंट नहीं होती? जब वो कंडीशनल है और वो कंडीशन हमारे स्टैंडर्ड में है ही नहीं, हमारे ऑडिट में है ही नहीं। वो कंडीशन हो सकती है जैसे कि ऑडिटर को जैसे ऐसे 501 के अकॉर्डिंग ऑडिटर को जो था कि अगर एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से बातचीत नहीं कर पा रहा, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तो वो अल्टरनेट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रही है, जैसे वो प्रोहिबिटेड था। अगर वो प्रोहिबिशन है ही नहीं तो वो कम्युनिकेट कर लेगा, यानी वो कंडीशनल है ही नहीं वो चीज।
और नेक्स्ट है कि ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे उसे एज पर द सर्कमस्टांसेस, क्योंकि वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के केस में जब वो डिपार्ट कर रहा है किसी रिक्वायरमेंट से, तो फिर वो उसे एडिशनल प्रोसीजर्स लगा के अब मतलब जो ओपिनियन है वो फ्रेम करना पड़ेगा। अगर वो अब किसी स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव फॉलो नहीं कर पाता, फेलियर हो जाता है, तो वो दिखेगा कि कहीं वो फेलियर उसे प्रिवेंट तो नहीं कर रहा बाकी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट को अटेन करने के लिए। और फिर वो देखेगा नेसेसिटी, मतलब वो देखेगा या तो वो मॉडिफाइड ओपिनियन दे दे या फिर स्टेटमेंट से ही विड्रॉ कर ले। और ये फेलियर होना, ऑब्जेक्टिव अटेन ना कर पाना एक सिग्निफिकेंट मैटर है, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखते हैं स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट डिफाइन करती है मैनेजमेंट, ऑडिटर की, मतलब ऑडिटर और मैनेजमेंट इस पे अग्री करती है। उसको ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना पड़ता है। जो ये ओपिनियन है ये सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉमन होता है, सारी ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ओपिनियन जब ऑडिटर देता है वो कभी भी ये चीज का एश्योरेंस नहीं देता रिगार्डिंग द फ्यूचर वाइबिलिटी ऑफ द एंटिटी, ना ही वो ये इस चीज की एश्योरेंस देता है कि जो मैनेजमेंट ने एंटिटी के बारे में कुछ भी कोई भी अफेयर्स कंडक्ट किए हैं, ना उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के रिगार्डिंग। जहां पे भी लॉज एंड रेगुलेशंस के रिगार्डिंग एप्लीकेबल होता है तो ऑडिटर को एक और ओपिनियन देना पड़ सकता है, और ओपिनियंस देने पड़ सकते हैं स्पेसिफिक मैटर्स, जैसे कि इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस के ऊपर, या फिर जो सेपरेट मैनेजमेंट रिपोर्ट है उसकी कंसिस्टेंसी विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो रेलिवेंट एसेज हैं उसकी रिक्वायरमेंट ऑफ गाइडेंस जो ऑडिटर को ओपिनियन बनाने में हेल्प करती है, जो फॉर्म करती है, जो एसेज बताते हैं, तो ऑडिटर को फर्दर वर्क भी करना पड़ता है अगर ऑडिटर हैड एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू प्रोवाइड सच ओपिनियंस। जैसे इंटरनल कंट्रोल वगैरह के ऊपर जब वो रिपोर्टिंग दे रहा है या कुछ और मैटर्स के ऊपर, तो ऑडिटर को उस जो भी एसे में रेलिवेंट चीजें लिखी गई हैं उसके रिगार्डिंग उसे फर्दर वर्क भी परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि उसे अपनी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फुलफिल करनी है। नेक्स्ट अब हम इसमें देखते हैं प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वी नो कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैनेजमेंट की है, या फिर वेयर एप्रोप्रिएट टीसीडब्ल्यूजी। इसको मतलब जब भी ऑडिटर ऑडिट परफॉर्म करता है तो वो एक्सेप्ट करता है जब ऑडिट, तो वो एक प्रीमाइसेस है कि जो मैनेजमेंट की और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के रिगार्डिंग, उसके लिए निमोनिक है हमारे पास अपिक। ए स्टैंड्स फॉर एप्लीकेबल एफआरएफ, जो आइडेंटिफाई करेगा मैनेजमेंट, क्योंकि उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस एफआरएफ के अकॉर्डिंग ही बनाई गई हो, और एडिकेट डिस्क्रिप्शन दिया गया हो उस एफआरएफ का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। वैसे वी नो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आर ऑफ टू टाइप, एक तो फेयर रिप्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एंड द सेकंड वन इज द कंप्लायंस फ्रेमवर्क। कंप्लायंस फ्रेमवर्क रिजिड होता है, उसे उसमें हम कोई भी डिपार्चर नहीं ले सकते, जो हमें एफआरएफ में मेंशन कर दिया गया है हमें वो एज इट इज फॉलो करना पड़ता है। एंड पी स्टैंड्स फॉर प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वो भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई स्टैंड फॉर इंटरनल कंट्रोल, जिसका डिजाइनिंग उसकी ऑपरेटिंगनेस थ्रू आउट द ईयर ये भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सी स्टैंड फॉर कोऑर्डिनेशन, यानी जो मैनेजमेंट है या एम्प्लॉयज हैं उसको मतलब कि ऑडिटर को प्रोवाइड करनी होंगी ऐसी इंफॉर्मेशन, जो वो सारी इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में यूज हुई थी, या कोई रिक्वेस्ट करता है ऑडिटर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो उसे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए जरूरी है, या जो मैनेजमेंट है उसे ऑडिटर को अनरिस्ट्रिक्टेड असेस देना पड़ेगा टू दोज विद इन द एंटिटी, जो मतलब ऑडिटर को अपना ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए जो भी चीजें नेसेसिटी लगती हैं। फिर हम इसमें एक चीज देखते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है मैनेजमेंट, उसमें वो बहुत जजमेंट्स लगाती है, जैसे कि अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को लेके उनके ऊपर अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन सी अडॉप्ट हो रही हैं, कोई चेंजेस तो नहीं रिक्वायर्ड, वॉलंटरी चेंजेस या कुछ भी ऐसा, तो ये सब मैनेजमेंट अपनी जजमेंट एक्सरसाइज करके ऑब्टेन करती है। तो ऑडिटर कोई इसकी जजमेंट वैसे समझ, मतलब ये भी एक तरीके से इनहेरेंट लिमिटेशन है हमारी ऑडिट की, क्योंकि ऑडिटर को मैनेजमेंट की जजमेंट का जहां पे इन्वॉल्व होती है, तो उस असेसमेंट को, उस असर्शन को चेक करना डिटेल में जरूरी होता है।
नेक्स्ट देखते हैं हम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये क्या रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है कि कोई आइटम मटेरियली मिसस्टेटेड है जिसका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी पड़ सकता है एज अ होल, या फिर कुछ मतलब कुछ एक दो आइटम्स ऐसी हैं जहां पे मिसस्टेटमेंट है, और अगर वैसे तो वो मटीरियल नहीं है, लेकिन अगर उनका ओवरऑल इम्पैक्ट देखें हम, जब वो कुछ एजर्शंस का एग्रीगेट इफेक्ट देखे तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल को इफेक्ट कर सकती है। तो यानी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट दो लेवल्स पे एग्जिस्ट करता है, एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और सेकंड इज एजर्शन लेवल। एजर्शन क्या होती हैं कि क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, जैसे कोई P&L में कुछ मतलब कि मिसस्टेटमेंट्स हो सकती हैं, अकाउंट बैलेंसेस, बैलेंस शीट में गड़बड़, या डिस्क्लोजर यानी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स में कोई भी मिसस्टेटमेंट होना। जब ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ होती है तो वो परवेजिवली पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करती है, और मतलब जब पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट करेगी वो, तो मैनी एजर्शंस को भी वो मतलब पोटेंशियली इफेक्ट करेगी। काफी जगह उस पर इसका इम्पैक्ट देखेंगे। एजर्शन लेवल पे जब ऑडिटर असेस करता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो उससे वो डिटरमाइन करेगा कि मुझे अपने एनटीई और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स कितने रखने हैं, ज्यादा रखने हैं, कम रखने हैं, रिस्क के अकॉर्डिंग वो डिटरमाइन करता है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट असर्शन लेवल दो चीजों से कंसिस्ट होता है, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। यानी जो इनहेरेंट रिस्क का मतलब होता है जहां रिलेटेड कंट्रोल्स ही नहीं है, ससेप्टिबिलिटी है कि कहीं क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस या फिर डिस्क्लोजर्स में कोई मिसस्टेटमेंट है, व्हेन देयर इज नो कंट्रोल। कंट्रोल रिस्क का क्या मतलब होता है, जब रिस्क तो है, मतलब मिसस्टेटमेंट्स हैं, या तो जो रिलेटेड कंट्रोल्स एस्टेब्लिश्ड हैं एंटिटी में, दे कांट प्रिवेंट दैट, अगर ना वो प्रिवेंट कर सकते, ना वो डिटेक्ट एंड करेक्ट कर सकते इन द टाइमली मैनर। और जो हमारे ऐसे हैं वो ये हमें प्रोवाइड करते हैं कि इन दोनों रिस्क का कंबाइंड असेसमेंट ही होता है, और उसे हम बोलते हैं ROMM, रोमम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इसको हम इंडिविजुअली स्टडी नहीं करते। देन हम देखेंगे इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट की वजह से ही ऑडिटर ना तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस ले पाता, और ना ही ऑडिट रिस्क एट जीरो मतलब रिड्यूस कर सकता। और इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट क्या होती है, जहां पे मैनेजमेंट की जजमेंट लग गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में, तो वो जजमेंट समझना, और इस सब में ऑडिटर को इनहेरेंट लिमिटेशन है ऑडिटर के लिए एक ऑडिट प्रोसीजर। यानी अब जो मैनेजमेंट है कई बार वो इंफॉर्मेशन ही कंप्लीट नहीं प्रोवाइड करती, या तो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली ऑडिटर को, तो ये भी एक उसके लिए एक हर्डल है, यानी इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट है। जब ऑडिटर ऑडिट एविडेंस गैदर करता है तो जो ऑडिट प्रोसीजर्स वो लगाता है वो इनइफेक्टिव होते हैं, यानी वो फ्रॉड डिटेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हम कोई ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन तो परफॉर्म कर नहीं रहे, क्योंकि हम सिंपली मैनेजमेंट से जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं हमें या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हम वो सिर्फ मांग सकते हैं। हम इन्वेस्टिगेशन की तरह वहां पे कुछ सर्च एंड सीज नहीं कर सकते, कोई रेड नहीं कर सकते, कुछ नहीं। तो यहाँ पे ये एक इनहेरेंट लिमिटेशन है ऑडिट की। फिर हम एक देखेंगे कि जो यूजर होता है ना, यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि जो ऑडिटर है ना वो टाइम पे ऑडिट खत्म कर दे, हमें अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करके बता दे, और एक रीजनेबल सी कॉस्ट में ऑडिट परफॉर्म हो जाए। तो ऑडिटर को ऊपर ये अनड्यू प्रेशर आ जाता है कि उसे ऑडिट परफॉर्म करनी पड़ती है एक लिमिटेड टाइम में। तो इसकी वजह से जो वो अपने प्रोसीजर्स है वो टेस्ट चेकिंग करता है, यानी सैम्पलिंग बेसिस पे वो अपने प्रोसीजर परफॉर्म करता है, पूरी आइटम्स को चेक नहीं कर पाता और रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता है। और वो अपने ज्यादातर एफर्ट्स उन एरियाज में लगा देता है जहां पे उसे लगता है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, और उन एरियाज को वो मतलब ऊपर ऊपर से देखता है जहां पे उसको लगता है कि यहाँ पे रिस्क होने के चांसेस ही नहीं है। तो ये उस ऑब्वियसली उसकी इफेक्टिवनेस जो मतलब जो उसके ऑडिट ओपिनियन है उसको अफेक्ट करेगी। वो इस चक्कर में सैम्पलिंग लगाता है जिसकी वजह से सैम्पलिंग रिस्क अराइज होता है। सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है कि ऑडिटर अगर यही प्रोसीजर्स 100% आइटम्स पे लगाता बजाय कि सैंपल पे, तो उसका ओपिनियन शायद कुछ और होता है। दिस इज द टर्म सैम्पलिंग रिस्क। तो यही हमारा एसे 200 कंप्लीट होता है। तो लेट मी गिव अ क्विक रिव्यू ऑफ दिस स्टैंडर्ड। सबसे पहले हम इस स्टैंडर्ड में देखते हैं कि जो ये एक बेसिक सा स्टैंडर्ड है, तो ऑडिटर की क्या क्या ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो उसे रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है, साथ ही साथ उसे रिपोर्टिंग करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, और कम्युनिकेट करना है।
देन हम उसमें देखा कि इस स्टैंडर्ड की क्या रिक्वायरमेंट, इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स की क्या रिक्वायरमेंट है कि ऑडिटर को एथिकल रिक्वायरमेंट्स फॉलो करनी पड़ेगी, ओआईपीसीसी, फिर उसे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एटीट्यूड परफॉर्म करना मतलब रखना पड़ेगा थ्रू आउट द ऑडिट, प्लानिंग परफॉर्मिंग के टाइम, या कुछ ऐसी आइटम्स हैं जहां पे जैसे कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ उसे एविडेंसेस मिले, इन सब चीजों में उसे अपना जो है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एटीट्यूड मेंटेन करना पड़ेगा। फिर प्रोफेशनल जजमेंट आती है, उसे लगानी पड़ेगी, ये थ्रू आउट द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म होती है। देन हमने देखा था कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस उसे ऑब्टेन करने पड़ेंगे और ऑडिट रिस्क को उसे एक्सेप्टेबली लो लेवल तक लेके आना पड़ेगा ताकि वो रीजनेबल एश्योरेंस दे पाए और अपना ओपिनियन फ्रेम कर पाए। देन हमने देखा कि जो ऑडिटर है उसे रेलिवेंट एसेस के साथ कंप्लाई करके अपना ओपिनियन जो है और अपनी देना पड़ेगा और ऑडिट परफॉर्म करनी पड़ेगी। ये रिक्वायरमेंट्स खत्म होती, हमने देखा था कि स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है उसका, कि उसे ओपिनियन देना है, अगर एडिशनल चीजों पे भी उसे सिग्निफिकेंट या स्पेसिफिक आइटम्स पे एज पर द लॉज एंड रेगुलेशन उसे अपना ओपिनियन देना है, तो फिर वो एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, एडिशनल एविडेंसेस ऑब्टेन करेगा जो भी एसए में उसको रिक्वायर्ड है। उसके बाद हमने देखा प्रेजेंटेशन प्रेपरेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैनेजमेंट की होती है और वेयर अप्रोप्रिएट पीसीडब्ल्यूजी की होती है। इसका निमोनिक था अपिक, ए स्टैंड फॉर एप्लीकेबल एफआरएफ, प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इंटरनल कंट्रोल का इम्प्लीमेंटेशन सी से कोऑर्डिनेट करेंगे वो सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए ऑडिटर को। लास्ट हमने इसमें देखा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और हमने देखा इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक एसए 210 अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। इसमें ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि वो ऑडिट एंगेजमेंट तभी एक्सेप्ट करेगा या कंटिन्यू करेगा जब उसमें प्री कंडीशंस मौजूद हैं और जो टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट है उसमें दोनों पार्टीज दैट इज ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट वो अग्री कर रही हैं, उसमें उनमें कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। तो इस स्टैंडर्ड में हम कवर करेंगे वेरियस टॉपिक्स लाइक प्री कंडीशंस ऑफ द ऑडिट, अग्रीमेंट जो करेंगे एंगेजमेंट टर्म्स के साथ वो टर्म्स क्या हैं, और अगर कुछ चेंज आता है उन टर्म्स में तो ऑडिटर कैसे उसको एक्सेप्ट करेगा या उससे कैसे डील करेगा, और अगर रेकरिंग ऑडिट्स हैं तो उसमें क्या ऑडिटर की ड्यूटीज बनती हैं कि अगर उसको रिवाइज टर्म्स ऑफ मैनेज एंगेजमेंट लेटर भेजनी पड़ेगी या ऐसा कुछ। और लास्ट में हम देखेंगे कि जो एंगेजमेंट लेटर होता है उसकी क्या फॉर्म एंड कंटेंट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट से। ऑडिट जो अब ये सेम एज एसए 200 में जो हमने कवर की थी, जो प्रीमाइस था यानी ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं अपिक को फॉलो करना। अपिक स्टैंड्स फॉर एक्सेप्टेबल एफआरएफ हो, प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है, इंटरनल कंट्रोल्स और कोऑर्डिनेट करेगा वो मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट करेगी ऑडिटर के साथ उसको अनरिस्ट्रिक्टेड असेस टू इन्फॉर्मेशन देने के लिए, सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए जरूरी थी वो देने के लिए, एंड एट लास्ट जो मैनेजमेंट से को रिक्वेस्ट की गई है ऑडिटर के द्वारा रिगार्डिंग की कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो वो इन्फॉर्मेशन भी मैनेजमेंट ऑडिटर को प्रोवाइड करेगी। अगर वो प्री कंडीशन नहीं प्रेजेंट है ऑडिट में तो ये एक सीरियस मैटर है और ऑडिटर इस मैटर को मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेगा। अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे ऑडिटर एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता ऑडिट एंगेजमेंट को, और वो चीजें हैं कि जब एफआरएफ ही अनएक्सेप्टेबल हो, या मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ ही अग्री नहीं कर रही, या फिर मैनेजमेंट ने हमारी लिमिटेशंस लगा दी, ऑडिटर के स्कोप के ऊपर लिमिटेशंस लगा दी, और ऑडिटर को ऐसा लगता है कि ये लिमिटेशन हमें आगे जाके डिस्क्लेमर ओपिनियन देने पे मजबूर कर देगी, तो ऑडिटर को ये एंगेजमेंट जहां पे रिक्वायर्ड बाय लॉ हो तो वो वहां से विड्रॉ कर लेगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा इस ऑडिट एंगेजमेंट को। तो इस केस में उसको जब वो प्री कंडीशन चेक कर रहा था तो ऑडिटर को एक और इन्फॉर्मेशन चेक करनी पड़ेगी, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि अगर मान लो ऑडिटर के जो ये प्री कंडीशन है, ये टर्म्स उसके हैं, उसमें ये इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि अगर मैनेजमेंट ने जो भी अदर इन्फॉर्मेशन एज पर ऐसे 720 होती है अदर देन दी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो है उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है
वो ऑडिटर को वो बताएंगे कि इफ ही एक्सपेक्ट्स टू ऑब्टेन दिस आफ्टर द डेट, जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट, डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट के बाद भी मैनेजमेंट उसे ये बताएगी, ये उसके टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में एक्नॉलेज करेगा वो भी, और मैनेजमेंट भी इस चीज को कंफर्म करेगी। यानी अदर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को कोई भी मिलती है तो वो ऑडिटर को कम्युनिकेट करेगी इवन आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अब नेक्स्ट इसमें हम जो देखते हैं वो क्या है कि अग्रीमेंट जो जिसपे ऑडिटर और मैनेजमेंट करेंगी, तो वो एग्रीमेंट टर्म्स क्या हैं, ऑडिट एग्रीमेंट टर्म्स क्या हैं। ऑडिटर शैल अग्री द टर्म्स, उसको अग्री करना पड़ेगा, यानी दोनों पार्टीज को एक दूसरे के साथ। रिकॉर्डेड इन मतलब जो भी ये टर्म्स होंगी इसको रिकॉर्ड करेंगे या तो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में ऑडिटर बना के देगा, या फिर कोई और रिटर्न अग्रीमेंट की फॉर्म में करेगा। इसकी इसकी निमोनिक हम देखते हैं कि क्या है, FOAR 4, यानी इट इंक्लूड्स एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट, जो भी मतलब इशू करेगा ऑडिटर, ये सारी टर्म्स होगी कि हाँ मैं तुझे इस टाइम पे रिपोर्ट दूंगा मैनेजमेंट, मैं इस फॉर्म में दूंगा, मेरी रिपोर्ट के ये कंटेंट्स होंगे, इस पे वो अग्री करेंगे कि मैं इंटायर रिपोर्ट नहीं दूंगा, या कुछ भी ऐसी टर्म्स जिस पे दोनों अग्री करेंगे। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव और स्कोप क्या है ऑडिट में, और ए स्टैंड फॉर एप्लीकेबल FRF की आइडेंटिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी उसमें दोनों की, ऑडिटर की भी और मैनेजमेंट की भी, उसमें एंगेजमेंट लेटर में डिस्क्राइब्ड होंगी ये सब। अगर किसी केस में जो लॉ एंड रेगुलेशन है उसने ही कोई मतलब प्रोवाइड कर रखी है ऐसी टर्म्स, ये यानी जैसे बैंकिंग होगी, बैंकिंग के केस में, बैंकिंग ऑडिट के केस में जो टर्म्स होती हैं जिसपे जो फॉर्म एंड कंटेंट है, रिपोर्ट ऐसी होनी चाहिए, ये सब वो लॉ ने ही अगर स्पेसिफाई कर रखी है, तो ऑडिटर को अलग से रिकॉर्ड करने की ना रिटर्न एंगेजमेंट में, ना फिर उसे जो एंगेजमेंट लेटर बनाने की इसमें जरूरी होती है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्नॉलेज होती है दोनों के बीच में। और अगर अब आता है कि टॉपिक कि अगर मान लो किसी केस में ऑडिटर को कुछ चेंजेस मिलते हैं ऑडिट एंगेजमेंट में, तो उससे वो कैसे डील करेगा, ये एक टाइप की प्रोसेस ही है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। चलिए देखते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ टर्म्स ऑफ ऑडिट, अगर मान लो अब जो ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स पे जहां पे वो अग्री किए थे मैनेजमेंट, अगर उसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो ऑडिटर को वो कैसे डील करनी होगी उससे। अगर मतलब ऑडिट खत्म करने से पहले ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू चेंज द एंगेजमेंट, तो अगर और वो लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस दे रहे हैं तो ऑडिटर उस केस में क्या करेगा, सबसे पहले वो देखेगा कि रीजनेबल जस्टिफिकेशन है या नहीं ऐसा करने से। अगर नहीं है तो वो उससे अग्री ही नहीं करेगा, डू नॉट अग्री, वो नहीं अग्री करेगा उन टर्म्स के साथ, चेंज टर्म के साथ। अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो यानी कि चेंज तो होगा ही, चेंज हो गई है टर्म्स, उसके बाद ऑडिटर और मैनेजमेंट अग्री करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे न्यू टर्म्स को एंगेजमेंट लेटर में या फिर अदर फॉर्म ऑफ रिटर्न अग्रीमेंट में। अगर उसके बाद भी जो है ऑडिटर है वो मतलब चेंज तो हो गई है कि रीजनेबल जस्टिफिकेशन थी, लेकिन जो ऑडिटर है वो उन चेंजेस को अनेबल टू अग्री, वो उसके साथ अग्री नहीं कर पा रहा उन चेंजेस का, हो सकता है उसका स्कोप खत्म हो रहा हो या वो चेंजेस उसे रिलायबल ही नहीं लग रहे हैं, तो उस केस में जहां पे पॉसिबल है ऑडिटर विड्रॉ कर लेगा उस एंगेजमेंट से और रिपोर्ट कर देगा अदर पार्टीज को जहां पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जैसे STCWG को वो रिपोर्टिंग कर देगा इस चीज की। यानी एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इन टर्म्स में केस में सबसे पहले उसे देखना होगा कि जो वो चेंजेस है अगर वो लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस दे रहे हैं तो उसकी क्या रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, अगर नहीं है तो वो अग्री नहीं करेगा, अगर है तो और वो टर्म्स चेंजेस चेंज हो गई हैं तो मैनेजमेंट और ऑडिटर इन न्यू टर्म्स के साथ अग्री करेंगे और अपने रिकॉर्ड करेंगे इसको एंगेजमेंट लेटर में या फिर अदर फॉर्म ऑफ रिटर्न अग्रीमेंट में। अगर ऑडिटर फिर अगर अग्री नहीं करेगा इन टर्म्स के साथ तो वो अपना जो एंगेजमेंट है उसको वो विड्रॉ कर लेगा अगर लॉज उसको परमिट करते हैं, और रिपोर्ट कर देगा वेरियस पार्टीज को जो उसको जहां पे उसकी ऑब्लिगेशन बनती है टू रिपोर्ट देम। चलिए अब हम देखते हैं कि रैकरिंग ऑडिट्स के केस में क्या ऑडिटर को क्या करेगा। ऑडिटर असेस करेगा कि कहीं कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस तो नहीं है जिसकी वजह से ऑडिटर को जो अपनी एंगेजमेंट टर्म की जो टर्म्स थी एंगेजमेंट की उसके साथ अग्री अब वो उसमें कुछ चेंजेस उसमें रिवीजन करनी पड़े, और या फिर कुछ अगर
अगर एग्जिस्टिंग टर्म्स ही है तो उसका रिमाइंडर तो नहीं भेजना पड़ रहा उसे मैनेजमेंट को, तो इन सब सर्कमस्टांसिस को ऑडिटर असेस करेगा। उसको असेस करने के लिए वेरियस फैक्टर्स डिटरमिन करेगा। जैसे अगर उसे कोई ऐसा इंडिकेशन मिलता है कि मैनेजमेंट ने उसके ऑब्जेक्टिव को या उसके स्कोप को अगर मिसअंडरस्टैंड किया गया था, तो उन्हीं टर्म्स तो वही है, बस उसे एक रिमाइंडर भेज देगा एग्जिस्टिंग टर्म्स का ही। अगर कुछ ऑडिट एंगेजमेंट में स्पेशल टर्म्स या रिवाइज टर्म्स ऐड कर दी गई है तो रिवीजन इन टर्म्स करेगा, तो यानी उसे दोबारा से रेकरिंग ऑडिट के नेचर में उसे दोबारा एंगेजमेंट टर्म्स और लेटर जो है उसे मैनेजमेंट को भेजना पड़ेगा। अगर सीनियर मैनेजमेंट में कोई चेंज आ गया या ओनरशिप ऑफ द एंटिटी में कोई चेंज आ गया, जैसे इक्विटी में या कुछ ऐसा चेंजेस आ गया, या फिर एंटिटी के जो बिजनेस है उसके नेचर साइजेस में कुछ चेंज आ गया, लीगल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई है, जो हमारे इंडस्ट्रीज पे जो लगती थी वो चेंज हो गई है, या फिर जो मतलब ये, और हमारा जो एफआरएफ था वो चेंज हो गया, या अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट चेंज हो गया, इसको एक स्टोरी के फॉर्म में हम जैसे याद करेंगे कि अगर ऑडिटर को वैसे तो रेकरिंग ऑडिट है तो कोई उससे देखना पड़ेगा कि कहीं मुझे शायद कोई नीड ही ना हो दोबारा से एंगेजमेंट लेटर भेजने के लिए, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर भेजने की, या फिर कुछ अदर फॉर्म ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिस केस में उसे रिवाइज्ड टर्म्स या फिर एग्जिस्टिंग टर्म्स का ही एक रिमाइंडर भेजना पड़ता है मैनेजमेंट को। वो क्या केसेस होते हैं, वो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? सबसे पहले तो क्या है कि जो ठीक है उसके पहले जो उसके ऑब्जेक्टिव स्कोप था उसको मैनेजमेंट ने मिसअंडरस्टैंड कर लिया, सॉरी, उसको मिसअंडरस्टैंड कर लिया, या फिर कुछ ऑडिट एंगेजमेंट की टर्म्स में कुछ रिवीजन हो गई है, या फिर स्पेशल टर्म्स ऐड हो गई हैं, मैनेजमेंट ही बदल गई है, ओनरशिप बदल गई है, लीगल रिक्वायरमेंट जो थी उनकी लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स थी उसमें चेंजेस आ गए हैं, जैसे शेड्यूल 5 फॉलो करना या कुछ भी ऐसा, शेड्यूल 3 फॉलो करना एफआरएफ के अकॉर्डिंग, ये सब चेंजेस आ गए हैं, एफआरएफ चेंज हो गया है, एंटिटी का जो बिजनेस था उसकी नेचर साइज बदल गई है, और रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग जो थी वो चेंज हो गई है। अब हम इस स्टैंडर्ड का लास्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। इस पे भी एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है। ये फॉर्म एंड कंटेंट एंटिटी टू एंटिटी वेरी करती ही है। इसमें फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में क्या होगा कि जो ऑडिटर एंगेजमेंट लेटर फ्रेम करेगा उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होंगे, क्या क्या फैक्टर। एक तो वो अपने स्कोप ऑफ ऑडिट का इलेबोरेट करेगा कि हाँ मेरी क्या क्या स्कोप है, मतलब मेरा क्या क्या काम है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इन सब चीजों की बातें करेगा, और रेफरेंस करेगा टू एप्लीकेबल एसेस की, रेलिवेंट एसेस कौन से लग रहे हैं मेरे ऊपर, लॉज एंड रेगुलेशंस के ऊपर, जैसे कंपनी लॉ के थ्रू वो आया है, कंपनी ऑडिट, एथिकल और अदर प्रोनाउंसमेंट जो उसके प्रोफेशनल बॉडी जैसे कोड ऑफ एथिक्स वगैरह जो उसके ऊपर एप्लीकेबल है। फिर वो बताएगा कि कोई भी अदर कम्युनिकेशन जो भी उसको रिजल्ट्स की मिलेंगी ऑडिट एंगेजमेंट उसकी क्या फॉर्म होगी, और फिर फैक्ट बताएगा कि इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं ऑडिट की भी और इंटरनल कंट्रोल की भी, जिसकी वजह से वो अब जैसे रीजनेबल एश्योरेंस ही ले पाएगा, और ये अनअवॉइडेबल रिस्क है। मतलब हालांकि ऑडिट जो थी हमारी प्रॉपरली प्लान्ड थी, परफॉर्म थी, पर फिर उसके बावजूद इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट और इंटरनल कंट्रोल हैं, इन जिसकी वजह से एक अनअवॉइडेबल रिस्क का चांस तो रहेगा ही रहेगा। ये फैक्ट उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा उसके अपने एंगेजमेंट लेटर के अंदर। फिर वो प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑफ ऑडिट वो कैसे करेगा कि मैं किस टाइमिंग्स पे आऊंगा, मैं आप मेरी ऑडिट टीम के कौन से मेंबर्स होंगे ये बताएगा, और वो कहेगा कि मैं मैनेजमेंट आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मुझे डब्ल्यू आर मुझे प्रोवाइड करोगे। नेक्स्ट अब इसमें हम जो पॉइंट देखते हैं वो है कि मैनेजमेंट ने क्या ऐसी अरेंजमेंट्स बना रखी हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन उसे मैनेजमेंट को ऐसी पता चलती है, कोई भी ऐसे फैक्ट्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करते हैं और मैनेजमेंट को वो पता चली हैं फैक्ट्स ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करने से पहले, तो वो ऑडिटर को कैसे इन्फॉर्म करेगा उस फैक्ट्स को। तो मैं ये ऑडिटर अपने उसमें लेटर में बताएगा कि मैनेजमेंट की क्या ऐसी अरेंजमेंट्स होनी चाहिए। फिर वो अपना बेसिस फॉर फीस बताएगा और बिलिंग अरेंजमेंट्स बताएगा, और वो मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेगा कि आप मुझे एक्नॉलेज करके दो और कि आपको ऑडिट एंगेजमेंट लेटर मिल गया एंड द टर्म्स जो उसमें लिखी हैं उससे आप अग्री करते हो। और एंड में वो बताएगा कि ऑडिट प्रोसीजर जो मैंने परफॉर्म किए वो सब्जेक्ट टू हो सकते हैं, पीयर रिव्यू हो सकती है उसमें परफॉर्म एज पर द चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट 1949। तो यहीं पे खत्म होता है हमारा एसिड 210। इसमें हमने मेनली देखा कि जो ये बिल्कुल स्टार्टिंग पे परफॉर्म होता है
ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले या ऑडिट कंटिन्यू करने से पहले कि उसमें प्री कंडीशंस होनी चाहिए और ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स होनी चाहिए, तभी एक ऑडिटर एक्सेप्ट करता है ऑडिट को, अदरवाइज वो अग्री ही नहीं करेगा उन टर्म्स के साथ। फिर हमने देखा कि अगर कुछ एंगेजमेंट टर्म्स में कुछ चेंजेस आते हैं तो ऑडिटर उससे कैसे डील करेगा, वैसे उसे कहीं ऐसी सिचुएशन में विड्रॉ ही तो नहीं करना पड़ेगा। फिर हमने देखा कि रेकरिंग ऑडिट के केस में ऑडिटर क्या करेगा, और एंड में हमने देखा कि फॉर्म एंड कंटेंट क्या होना चाहिए हमारे ऑडिट एंगेजमेंट लेटर का। Hope you would like the video. Please give a thumbs up to my video and subscribe to my channel. Thank you.